नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर तरंग यानी वेव का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ कंपटीशन बुक से। दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेईई, पारा मेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम है रेलवे संबंधी, उसमें चैप्टर वाइज संकलन है। दोस्तों, इस बुक का भागवान स्टार्ट किए थे। भागवान में है फिजिक्स का लगभग हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। छठा चैप्टर में है वो है तरंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग छठा चैप्टर को। दोस्तों, इस तरंग का दूसरा वीडियो है और फिजिक्स का 38वां लेक्चर है। तो दूसरा लेक्चर में देखते हैं तरंग का। इसमें पहला लेक्चर में दोस्तों देखे थे कि तरंग होता क्या है, तरंग किस प्रकार फॉर्म होता है या किस प्रकार बनता है, तरंग के कितने प्रकार होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और मैकेनिकल वेव में क्या होता है, मैकेनिकल वेव कहाँ चलती है, किस मीडियम में या किसकी मीडियम की जरूरत है, किसकी मीडियम की जरूरत नहीं है। बाकी सारा जो डिस्कशन है दोस्तों हम पिछले वीडियो में कर लिए हैं तरंग का। ये दूसरा लेक्चर है। उसके बाद हम लोग मैकेनिकल वेव को देखे थे। मैकेनिकल वेव दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल क्या है, ट्रांसवर्स वेव किस प्रकार कार्य करती है, बाकी सारा चीज हम लोग दोस्तों पहला लेक्चर में देख लिए। तो आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पिछले वीडियो देखिए। ये फिजिक्स का 38वां लेक्चर है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग तरंग का 12वां ऑब्जेक्टिव से 11 के ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। 12th नंबर से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र, एक चित्र दिया गया है दोस्तों। वो कह रहा है कि चित्र में प्रसरव तरंगों की कार्य को दर्शाता है, इस तकनीक को क्या कहते हैं। देखिए, आप जाते हैं दोस्तों कहीं पे क्या कराने, अल्ट्रासोनिक इसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक ग्राफ बोलते हैं। इस क्या कहते हैं फिगर को, अल्ट्रासोनिक ग्राफ कहते हैं। जहां पे कौन सी तरंग निकलती है, पराश्रव्य तरंग निकलती है दोस्तों। कौन सी, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग कितना से कितना हर्ट्ज का होता है दोस्तों, वो आपको बताएंगे। 100 में इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। वो आप याथी में साउंड जब पढ़ेंगे तो उसके बाद श्राव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, कह रहा है अल्ट्रासोनिक ग्राफी या सोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या है, चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह कौन सी तरंग, यह प्रसरव तरंग पर आधारित एक क्या है, चित्रांकन तकनीकी है। प्रसरव तरंग पर आधारित क्या है, चित्रांकन तकनीकी है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका कई उपयोग है। इससे गर्भाशय शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है और भी कई प्रकार की चीजें जिससे अल्ट्रासाउंड से मेडिकल में काम यूज किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव। क्या कह रहा है, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों में घिरी हुई है। किस में घिरी हुई है, लहर में घिरी हुई है। मतलब मान के चलिए कि एक नाव है, ठीक है। एक नाव क्या क्या है, लंगर डाल के रुका हुआ है और ये पानी में रुका हुआ है, ठीक है। एक लहर में घिरी हुई है, लहर में ऐसे ऐसे लहर है उसमें घिरी हुई है। फिर कह रहा है जिसका तरंग धैर्य, आपको लैम्डा दे दिया है दोस्तों। तरंग धैर्य हम बताए थे पिछले वीडियो में फॉर्मूला से कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला। जिसका तरंग धैर्य दे दिया है 25 मीटर। कितना दे दिया है दोस्तों, 25 मीटर उसका तरंग धैर्य दे दिया है। चलती तरंगों के चढ़ाव गति कितने हैं, वेलोसिटी दे दिया है आपको। तरंग धैर्य दे दिया है 125 और वेलोसिटी दे दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है नाव के हिलने की आवृत्ति। आपको से दोस्तों एन पूछ रहा है कि हिलने की आवृत्ति क्या होगी। तो आपको बताए थे दोस्तों, वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला बताए थे, तरंग धैर्य गुने आवृत्ति बताए थे आपको। तो तरंग धैर्य आपको पता है, वेलोसिटी पता है, तो आवृत्ति पता नहीं चलेगा। तरंग धैर्य कितना है, वेलोसिटी कितना है, तो 25 है। तरंग धैर्य कितना है, 125 है। तो आवृत्ति निकालना है, इसको काटिए, यानी कि 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आवृत्ति होगा दोस्तों। कितना होगा, 1/5। 1/5 को क्या बोल सकते हैं, 0.2 बोल सकते हैं, 2 हर्ट्ज। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। तो आप पिछले वीडियो देखिए और उसमें जो भी फॉर्मूला बताएं दोस्तों उसको आप अच्छा से रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा या समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर कह रहा है यदि किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति दे दिया है दोस्तों। कितना दे दिया है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे दिया है। आवृत्ति कितना दे दिया है दोस्तों, एन दे दिया है आपको 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका टी पूछ रहा है दोस्तों, टी। तो आवर्तकाल जो है दोस्तों, आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा होता है। आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति का उल्टा होता है। यानी कि आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। क्या होता है, 1/आवृत्ति।
आवृत्ति होता है आवर्तकाल बराबर, यानी कि t इज इक्वल टू 1/n, यानी कि 1/n कहने का मतलब कितना दे दिया है, n के मान कितना है 50, कितना हो जाएगा, इसको काटने पर यहाँ पे पॉइंट बैठने के बाद 2 जीरो यानी कि 2, यानी कि 0.002 सेकेंड जो है इसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत, क्या कह रहा है, लंबवत कह रहा है दोस्तों, समांतर नहीं कह रहा है, लंबवत परपेंडिकुलर बात कर रहा है, ठीक है, लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करता है, यह किस प्रकार के तरंगों का चर्चा कर रहा है। देखिए कह रहा है दोस्तों कि यहां से तरंग निकल रहा है, और तरंग सीधा नहीं जा रहा है, वो लंबवत जा रहा है, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। अब बताइए पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा तरंग के बारे में बात कर रहा है, अनुदैर्ध्य के कर रहा है कि अनुप्रस्थ के कर रहा है। दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स तरंग के बारे में बात कर रहा है। अनुप्रस्थ तरंग क्या करता है, लंबवत चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलती है, समांतर चलती है, ऐसे ऐसे चलती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की क्या है, क्या एग्जाम्पल है, तो ध्वनि है। अनुप्रस्थ तरंग के क्या है, तो प्रकाश है इसका एग्जाम्पल अनुप्रस्थ तरंग के, यानी कि ऑप्शन डी सही है दोस्तों। कह रहा है यदि किसी माध्यम के घटक कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, कैसी होती है जल की सतह पर उत्पन्न तरंग दोस्तों, तो ऐसे होती है, देखे होंगे। ये कौन सी तरंग है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। तथा रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उसमें रस्सी में उत्पन्न तरंगे, यानी कि एक रस्सी है दोस्तों, आप ऐसे पकड़े हुए हैं, यहाँ पे आप खड़ा हुए हैं, रसगुल्ला आप यहाँ पे खड़ा है। अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ से इसको हिलाइएगा, जैसे ही इसको झटका दीजिएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो फिक्स है, अब ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ये कौन सी तरंग हो गया, ये भी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि कंपन कर रही वस्तु का समानांतर सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना दे दिया है, टी दे दिया है दोस्तों 0.04 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, एन क्या होगी, अभी बताए थे आवर्तकाल बराबर क्या होता है दोस्तों, आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर 1/n, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा एन बराबर। अब यहाँ पे रख दीजिए अपना फॉर्मूला, जो मान है वो पुट कर दीजिए, क्या मान है आपको, एन बराबर आपको टी दे रखा है, तो एन बराबर रखिए, एन इज इक्वल टू 1/0.04, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना जाएगा दोस्तों, ऊपर में 100 हो जाएगा, तो यहाँ से काटिए इसको 25, यानी कि अब कितना हर्ट्ज हो जाएगा, 25 हर्ट्ज इसका आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल बनाइए, इतना मस्ती से बनेगा, इतना आसानी से बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या रहा है दोस्तों, किसी भी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें, समुद्र के तल पर बनती है लहर, देखिए ऐसे ऐसे बनती है लहर, कैसे बनती है, ये कौन सी लहर है, तो आपको 2 बार बता दिया कौन सी लहर है, तो ये है दोस्तों समुद्र की तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है, तो वो होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या रहा है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तथा समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंग होती है। देखिए दोस्तों जब सतह पर बनेगी समुद्र के सतह पर, जैसे नॉर्मली वेव बनती है, नॉर्मली लहर बनती है, वो बनती है अनुप्रस्थ, कैसे बनती है, अनुप्रस्थ। लेकिन जब विस्फोट होगा दोस्तों, अचानक विस्फोट हो जाएगा, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग बन जाएगी, पैरेलल नहीं, समांतर दिशा में वो वेव बना देगी, समांतर दिशा में। लेकिन जब वह विस्फोट नहीं होकर के नॉर्मली बनेगी, नॉर्मली वेव बनाएगी, तो वो कैसा बनाएगी, वो बनाएगी अनुप्रस्थ, कैसे बनाएगी, अनुप्रस्थ। और जब विस्फोट के बाद बनाएगी तो कैसे बनाएगी, अनुदैर्ध्य तरंग विस्फोट के बाद बनाएगी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि समुद्र के लहर और पानी की लहर सब में क्या बनता है, अनुप्रस्थ बनता है, लेकिन विस्फोट जब बनती है, विस्फोट होती है तो कैसी बनती है, वह अनुदैर्ध्य बन जाती है। विस्फोट के कारण कैसे बन जाती है, तो अनुदैर्ध्य बन जाती है विस्फोट के कारण। अब देखिए कह रहा है, अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्कशन पा रहा है, कह रहा है कि लहरें कैसे बनती है, तरंगे अनुप्रस्थ तरंग बनती है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कैसे तरंगे है, जिसमें माध्यम के कणों का कंपन संचरण की गति की दिशा में होती है, यानी कि संचरण की गति की दिशा में होती है। कंपन कैसी होती है, संचरण की गति के दिशा में होती है। वायु
में ध्वनि की तरंगे कैसे होती है, वायु में ध्वनि की तरंगे होती है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इस प्रकार भूकंप विस्फोट का कारण उत्पन्न तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। भूकंप भी आती है दोस्तों, वो भी अनुदैर्घ्य तरंग में आती है। भूकंप भी कैसी तरंग में आती है, अनुदैर्घ्य तरंग में भूकंप भी आती है। विस्फोट भी होगी तो कैसी होगी, तो अनुदैर्घ्य तरंग में ही उसका झटका आएगा। कैसे, अनुदैर्घ्य तरंग में आएगा, अनुप्रस्थ तरंग में नहीं आएगा। तो क्या रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। कह रहा है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, यानी कि वह कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्वनि जो है दोस्तों वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है। रेडियो तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। कह रहा है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बल्कि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन संचरण की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। उदाहरण के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे आदि क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग एक और खासियत है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग जो है उसके लिए मीडियम की, उसके संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और अनुदैर्घ्य तरंग को मीडियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। अनुदैर्घ्य तरंग में मीडियम की आवश्यकता होती है, अनुप्रस्थ तरंग में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है दोस्तों लंगर डालकर रोकी हुई नाव, फिर से क्या है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव हिल रही है जिसके तरंगे की ऊपरी सिरा कितना है, तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों लैम्डा कितना है, 100 मीटर है। क्या है, 100 मीटर है। तरंग की ऊपरी सिरों का वेग कितना है दोस्तों, इसका वेलोसिटी दे दिया है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है नाव के लहरे की आवृत्ति क्या होगी, एन क्या होगी। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, v बराबर होता है एन इंटू लैम्डा। एन का क्या है मान, एन इंटू लैम्डा। अब क्या कर रहा है, आवृत्ति कह रहा है, वेलोसिटी आपको दे दिया है 25, वेलोसिटी 25 दे दिया है, तरंगदैर्घ्य 100 दे दिया है। अब एन निकालना है दोस्तों, इसको काटिए 4 बार में। 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा दोस्तों। 1/4 कहने का मतलब क्या है, 0.25 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी सही है दोस्तों। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न, यानी कह रहा है 2 संपीड़न। देखिए जब अनुदैर्घ्य तरंग चलता है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग वो चलता है संपीड़न और विरल में, यानी कि वो तो समांतर चलती है। तो यहाँ पे मान के चलिए संपीड़न है और यहाँ पे विरल है, फिर यहाँ पे संपीड़न है। तो कह रहा है 2 लगातार संपीड़न, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 2 लगातार संपीड़न या 2 लगातार विरल प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों तरंगदैर्घ्य, या इसको कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं इसको, तरंगदैर्घ्य या इसको लैम्डा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। 2 विरल या 2 संपीड़न के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंग की गति में समान कला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग क्रमागत 2 संपीड़न या 2 विरल के बीच की दूरी होती है, यानी कि 2 संपीड़न और 2 विरल के बीच की दूरी होती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है दोस्तों वो 2 पास पास श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है। क्या है अनुप्रस्थ तरंग, क्या है 2 पास श्रृंग। उसमें क्या होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग जो है दोस्तों वो श्रृंग और गर्त में चलता है। ये क्या चला, संपीड़न और विरल में चला, तो ये इसको क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे, श्रृंग, और इसको कहेंगे गर्त। 2 श्रृंग और 2 गर्त के बीच की, 2 श्रृंग लगातार 2 श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे। और उसमें 2 संपीड़न के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे दोस्तों। चलिए पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छा समझ में आ रहा है। और आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, तो आपको जो अच्छा लगे या खराब लगे तो आप कमेंट करके सुझाव देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको पता है दोस्तों हम 100% सही नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको आपकी सुझाव से हमें कुछ सुधारने की मौका मिलेगा। तो आप देख के इग्नोर कर देंगे दोस्तों तो हम सुधार तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर जो आप थोड़ा भी कमेंट करके हमको सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ अपनी कमियों को दूर करने में। जैसे बबलू मुंडा और भी कई प्रकार के शशिकांत, रवि, अरुण आदि जितने भी दोस्त हैं वो कमेंट करके कुछ बताते हैं तो हमको अच्छा लगता है दोस्त कि हाँ कुछ करना है। तो आप कमेंट करना जरूर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरल की प्रतिक्रिया होती है। देखिए दोस्तों श्रृंग और गर्त कह देगा कि किस में श्रृंग और गर्त होता है, तो वो होता है दोस्तों श्रृंग और गर्त होता है अनुप्रस्थ तरंग में। क्या होता है श्रृंग और गर्त, अनुप्रस्थ तरंग में। लेकिन संपीड़न और विरल दोस्तों होता है अनुदैर्घ्य। किसमें होता है दोस्तों, संपीड़न
और विरल होता है अनुदैर्घ्य तरंग में। संपीड़न और विरल किस में होता है दोस्तों? तो अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विरल की घटना होती है अनुदैर्घ्य तरंग में। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तरंगदैर्घ्य क्या है? लैम्डा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको पता है दोस्तों v इक्वल टू होता है आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। तो आवृत्ति को तो f कर दिया है और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा। अब कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है? तो v इक्वल टू क्या कीजिए? v इक्वल टू f इंटू लैम्डा। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ऑप्शन क्या है? बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको मिल रहा है 23। कह रहा है कि आवृत्ति और आवर्तवधि या आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो इसमें दोस्तों आवृत्ति या आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है? आवर्तकाल बराबर होता है 1 बाई आवर्तकाल इक्वल टू 1 बाई आवृत्ति, या आवृत्ति बराबर होता है 1 बाई आवर्तकाल। तो कौन सा सही है? यानी कि आवर्तकाल तो दिया हुआ है सब में, 1 बाई आवृत्ति कहां से है? 1 बाई आवृत्ति है ऑप्शन डी में। क्या है? ऑप्शन डी में 1 बाई आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 1 बाई आवृत्ति। यानी कि अब देखिए दोस्तों आवर्तकाल की यूनिट क्या होगा? आवर्तकाल की यूनिट क्या होगा? सेकेंड। आवृत्ति की यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य की यूनिट क्या होगा? मीटर। ये सब याद करना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। या तरंगदैर्घ्य क्या होगा? एंगस्ट्रम भी होता है यूनिट। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, इसको याद करना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपको यूनिट को दर्शाने में ज्यादा सहयोग मिला। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 दोस्तों। कह रहा है एक माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति, एक माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और 380 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है दोस्तों लैम्डा के मान पूछ रहा है दोस्तों। आपको एन दे दिया है, आपको भी दे दिया है, लैम्डा निकालना है। तो भी बराबर क्या फॉर्मूला है दोस्तों? भी बराबर फॉर्मूला है लैम्डा इंटू एन। ठीक है, आपको एन पता है, भी पता है, तो लैम्डा नहीं निकाल लीजिएगा। एन कितना है? एन को बोल रहे हैं आवृत्ति है। आवृत्ति कितना है दोस्तों? 840। अब कह रहा है गति कितना है? लैम्डा को लैम्डा रहने दीजिए। गति कितना है आपको? तो गति है दोस्तों 380। अब इसको काटिए दोस्तों। जैसे ही इसको काटिएगा तो 0.45 आएगा। 0.45 मीटर आ जाएगा तरंगदैर्घ्य बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्या रहा है दोस्तों 25 क्वेश्चन नंबर। तरंग लंबाई आमतौर पर एक ग्रीक लेटर डॉट डॉट में दर्शाया जाता है। क्या में दर्शाया जाता है दोस्तों? तरंग लंबाई जो है से ग्रीक लेटर डॉट डॉट दर्शाया जाता है। उसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? दर्शाया जाता है इसको लैम्डा बोलते हैं। देखिए तरंगदैर्घ्य जहां पे लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको लैम्डा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अल्फा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको गामा बोलते हैं। सब क्या है? ये एक प्रकार के ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब देखिए दोस्तों आपको डिस्कशन में बताते हैं कि तरंगदैर्घ्य कितना प्रकार का होता है, तरंग कितना प्रकार का होता है। तो तरंग की लंबाई को ग्रीक लैम्डा से दर्शाया जाता है। माध्यम के आधार पर तरंग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कौन कौन? एक यांत्रिक तरंग जिसको मैकेनिकल वेव बोलेंगे, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। ठीक है, अब यांत्रिक तरंग किसको कहेंगे दोस्तों? यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटोन आदि बनी होती है। किससे बनी है? सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे है फोटोन की बनी होती है। किससे बनी होती है सभी विद्युत चुम्बकीय दोस्तों? तो फोटोन से विद्युत चुम्बकीय तरंग बनी होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 26? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? देखिए दोस्तों ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों के लिए सही है। कौन सी कथन है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोनों अनुप्रस्थ तरंग है। गलत है। ध्वनि और प्रकाश दोनों अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, सिर्फ प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है। कह रहा दोनों अनुदैर्घ्य है, ये भी गलत है। ध्वनि सिर्फ अनुदैर्घ्य है, प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं है। कह रहा ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है, ये भी गलत है। कह रहा ध्वनि अनुदैर्घ्य सही बात, और प्रकाश अनुप्रस्थ है। ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश के बारे तरंगों के बारे में सही है? फिर से वही बात है, ध्वनि कौन सी है? अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसका भी ऑप्शन डी सही है। तब ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, आप इसको हल्के में मत ले। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों डॉट 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 एकमात्र है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है।
ये है दोस्तों ऊंचाई, ऑप्शन ए सही है। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति में आती है, तरंग में आती है, आवृत्ति भी आती है तरंग में। तरंग की गति ये भी आती है तरंग में, लेकिन तरंग की प्रकृति ऊंचाई जो है तरंग की प्रकृति को वर्णन नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कह रहा है किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किस मानक द्वारा दोस्तों? स्पीड यानी कि v द्वारा, तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा द्वारा, आवृत्ति यानी कि n द्वारा, आयाम इसको द्वारा क्या किया जाता है? तरंग की प्रकृति को निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 29, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्घ्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों आप फॉर्मूला लिखे सीधा सीधा, वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अब कह रहा है कि बढ़ाई जाए, किस में बढ़ाई जाए? आवृत्ति को बढ़ाई जाए, आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति को क्या कर रहे हैं? इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो किस पे प्रभाव कर रहा है? तरंग दैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जब ध्वनि की गति क्या कर रहा है दोस्तों? किसी ध्वनि की गति, किसी वेग की, सॉरी, दिए गए वेग की किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों अगर जो वेग को कांस्टेंट रखेंगे ना तो आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य को घटाना ही पड़ेगा। अगर जो हम वेग को कांस्टेंट रखेंगे तो आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और अगर जो तरंग दैर्घ्य को कम नहीं करेंगे तो फिर वेग भी बढ़ जाएगा, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ेगा। और देखिए दोस्तों फिर कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य अगर जो ज्यादा करेंगे तो आवृत्ति को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो वेग को आपको कांस्टेंट रखना है तो इसको बढ़ाइएगा, एक को बढ़ाइएगा तो एक को कम करना पड़ेगा, एक को कम कीजिएगा तो एक को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है और वेलोसिटी को भी इंक्रीज करना है, तो जिसको बढ़ाइए बढ़ेगा, जिसको कम कीजिएगा तो वेलोसिटी भी कमेगा। यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन इसका डी सही है। कह रहा है इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी की जाएगी। अब बोल नहीं रहा है क्यों कमी की जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। वेलोसिटी को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। ये देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी एएलपी में क्या पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है इसका डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, ध्वनि के संचरण अथवा गमन हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है ध्वनि के चलने के लिए। निर्वात में ध्वनि की गमन नहीं कर सकती है। निर्वात में ध्वनि की वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v मीटर पर सेकेंड है तथा माध्यम में, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की वेग से, कितना वेग से? v इक्वल टू 339 मीटर पर सेकेंड की वेग से यात्रा करती है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों, इसका लैम्डा दे दिया है आपको 1.5 सेंटीमीटर हो तो आवृत्ति क्या होगी? देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, वेलोसिटी जो दिया है आपको वो दिया है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन तरंग दैर्घ्य दे दिया है किसमें? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसमें 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? तरंग दैर्घ्य निकल जाएगा मीटर में। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम तरंग दैर्घ्य को मीटर में निकालेंगे, कितना दिया था? वेलोसिटी दे दिया है 339 मीटर पर सेकेंड। तरंग दैर्घ्य को जो मीटर में निकालना है तो 100 से भाग देंगे, यानी 1.5 दिया था सेंटीमीटर, तो उसको 100 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 0.00015 मीटर, 0.0015 मीटर हो जाएगा। चलिए रहने दीजिए, इसको इतना ही तक रहने दीजिए। अब कह रहा है कि इसको क्या करना है? आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है? आवृत्ति निकालना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तरंग दैर्घ्य, वेलोसिटी बराबर तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति। तो हमको वेलोसिटी पता है, तरंग दैर्घ्य पता है। वेलोसिटी कितना है दोस्तों? 339। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको 1.5 इंटू बटा 100 ही ठीक है। क्या करेंगे इसको? 1.5 बटा 100 ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसको यहां भेजिए तो हो जाएगा 339 गुने 100 बटा 1.5। अब ये हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति का क्या होता है? यूनिट हर्ट्ज होता है। तो इसको काटने के बाद आपको आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा? 2,26,000। कितना आ जाएगा? 22,600। कितना आ जाएगा? 22,600 हर्ट्ज क्या हो जाएगा? इसका आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 22,600 इसका आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31, कह रहा क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों,
यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रखेंगे तो आवृत्ति और इसको तरंग दैर्घ्य में रिलेशन बनेगा। अगर जो इसको दोगुनी करेंगे तो इसको आधा करना पड़ेगा। आवृत्ति को दोगुनी करेंगे तो तरंग दैर्घ्य को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। यानी कि अगर जो किसी को दोगुनी करेंगे तो एक का आधा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मूल क्या हो जाएगा, इसका तरंग दैर्घ्य का मूल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि दो कर्मिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है, दो कर्मिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है, हम लैम्डा नहीं बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं, तो इसकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। अगर दो कर्मिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है, इसको तरंग दैर्घ्य को किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो एल से ही व्यक्त किया जाएगा या लैम्डा से। अगर एल कह दिए तो एल, दोनों के दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, दो शीर्षों कह रहा है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे दोस्तों। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डॉट 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 से बढ़ती है। रेडियो द्वारा जो उत्पादित ध्वनि है दोस्तों किससे बढ़ती है, तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है से वो बढ़ती है आयाम से, आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। क्या बढ़ाने से बढ़ती है, आयाम बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। किस ऑप्शन ए सही है। कह रहा है दोस्तों, किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के लिए के किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन के परिणाम को तरंग का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग का आयाम कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी माध्यम में एक कण, कितना है, एक कण, उसका आवर्त काल दे दिया है दोस्तों 2.5 सेकंड। क्या दे दिया, 2.5 सेकंड, 40 कंपन पूर्ण करता है। कितना करता है, 40 कंपन पूर्ण करता है। तो आवृत्ति क्या होगी दोस्तों, क्या आवृत्ति क्या होगी। कह रहा है कि 2.5 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है दोस्तों, 40 कंपन कर रहा है। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो तरंग की आवृत्ति बराबर होता है दोस्तों, तरंग की आवृत्ति बराबर होता है, तरंग की आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है एन बराबर होता है 1/t। 1/t कहने का मतलब है दोस्तों एक कंपन। अगर जो कंपन की संख्या बढ़ेगा दोस्तों, कंपन की संख्या बढ़ेगा तो यहाँ पे बढ़ाएंगे और कितना सेकेंड में हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या निकलेगा, आवृत्ति निकलेगा। तो 40 कंपन हो रहा है कितना सेकंड में, 2.5 में, इसको काटेंगे तो 16, यानी कि 16 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है। कितना उत्पन्न कर रहा है, 16 हर्ट्ज की आवृत्ति। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऊपर क्या रहता है, कंपनों की संख्या, और नीचे क्या होता है, आवर्तकाल, कि कितना समय ले रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इस सारे को क्या कहा जाता है दोस्तों, तरंग के घटक कहा जाता है, सॉरी तरंग की विशेषता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषता कहा जाता है। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अब इसमें आ गया था ऊंचाई, तो ऊंचाई तरंग के क्या है, विशेषता नहीं है। देखिए आवृत्ति बराबर क्या दे रहा है, 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल यहाँ पे क्या है, कंपनों की संख्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंपनों की संख्या। ठीक है, कितना कंपन कर रहा है कितना सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है तरंग का आयाम डॉट 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 होता है। तरंग का आयाम क्या होता है, तो तरंग का आयाम उसे कहते हैं दोस्तों, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी एक तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तरंग का आयाम कहते हैं। आप कह रहे होंगे सर समझ में नहीं आया कि तरंग का आयाम क्या होता है। देखिए एक अनुप्रस्थ तरंग लेते हैं, क्या लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलती है, लंबवत चलती है। अब कह रहा है कि माध्यम ले लिए, यहाँ पे श्रृंग ले लेते हैं और यहाँ पे मिडिल पॉइंट लेते हैं, मध्यम पॉइंट लेते हैं। यहां से यहां तक के बीच के जो हाइट है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। या तो यहां से यहां तक के ये हो गया गर्त, गर्त ये हो गया क्या, श्रृंग, श्रृंग। अब कह रहा है यहां से मिडिल पॉइंट से गर्त तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आयाम बोलते हैं। यही तो कह रहा है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान से, क्या है, मध्य स्थान से किसी एक तरफ या ऊपर या नीचे तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। कहानी खत्म। आगे देखिए, आगे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, एक स्रोत है तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर यानी कि 40 क्रेट और 40 गर्त बनाते हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि 0.3 सेकेंड में क्या कर रहा है, 40 ऊपर 40 नीचे चला गया, 40 ऊपर 40 नीचे चला गया, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा, कितना में, 0.3 सेकेंड में। अब देखिए दोस्तों
एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसको एक ही काउंट करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि 40 शिखर और 40 गर्त हो गया, यानी कि 40 शीर्ष और 40 गर्त हो गया तो 80 हो गया, नहीं। एक बार ऊपर और एक बार नीचे को हम लोग एक काउंट करेंगे। एक तरंगदैर्घ्य की दूरी तय किया, एक बार ऊपर एक बार नीचे से। अब एक काउंट करेंगे तो कुल मिला के 40 बार ही ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। इसको आवर्त काल आवृत्ति निकालेंगे दोस्तों, आवृत्ति कि कितना बार ऊपर नीचे हुआ, तो 40 बार। कितना देरी में, तो 0.3 सेकंड में, 0.3 सेकंड में। अब इसको काट कूट के कीजिए तो आ जाएगा 133.33 हर्ट्ज होगा। कितना होगा, 133.33 हर्ट्ज होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, आवृत्ति डॉट 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 में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। क्या दर्शाता है कि घटना जो है से प्रति सेकंड दोहराई जाती है। ये जो है से आवृत्ति जो है से हर्ट्ज में प्रकट की जाती है दोस्तों, किसमें, हर्ट्ज में प्रकट की जाती है। देखिए आवृत्ति का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, ω/2π, ω/2π। ये आपको बाद आगे देखिएगा एंगुलर मोमेंटम है कि ω/2π से क्या कौन सी चीज निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि के संचारण के दौरान माध्यम के कणों उच्च घनत्व का क्षेत्र डॉट 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 कहलाता है। जो माध्यम के कण है दोस्तों, वहां पे उच्च घनत्व हो जाता था। अब ये कौन सा तरंग में होता था, तो अनुदैर्घ्य तरंग में होता था। उसको क्या कहते हैं, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता था उसको क्या कहते हैं, संपीड़न कहते थे। जहां पे डेंसिटी कम होता था उसको क्या कहते थे, विरल कहते थे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक श्रृंग और उसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी को एल कहते हैं, तरंगदैर्घ्य को क्या डिनोट करेंगे, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, एल के हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, फिर से पूछ दिया ग्रुप डी में, तो इसका क्या डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं, इसको लैम्डा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। कौन सी ध्वनि तरंग है जिसमें तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होगी, 100 हर्ट्ज में, 200 हर्ट्ज में, 400 हर्ट्ज में, 300 हर्ट्ज में। आपको लग रहा होगा कि ज्यादा हर्ट्ज है तो ज्यादा तरंग क्या होगी, लंबा होगी, नहीं। कम हर्ट्ज रहेगी, कम आवृत्ति रहेगी तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या रहेगा, कम तरंगदैर्घ्य वाले की आवृत्ति क्या रहता है, कम आवृत्ति वाले का तरंगदैर्घ्य क्या रहता है, बड़ा रहता है। अगर जो ज्यादा आवृत्ति रहेगा दोस्तों तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कर देगा, लेकिन कम आवृत्ति रहेगा तो वह लंबा दूरी तय करेगा, उसका तरंगदैर्घ्य क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले की तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी, सर्वाधिक लंबी रहेगी। कह रहा है दोस्तों v = n लैम्डा से, जहां n क्या है, आवृत्ति है, तथा लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, v क्या है, तरंग की गति है। अगर जिस ध्वनि की तरंग की आवृत्ति कम होगी उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तरंग की आवृत्ति कम होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सर्वाधिक होगा। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तो 42 कह रहा है दोस्तों, एक स्रोत 0.2 सेकेंड में 20 श्रृंग माने 20 शिखर और गर्त उत्पन्न करता है। कितना करता है, मतलब कि 0.4 सेकेंड में, 0.4 सेकेंड में यह 20 बार ऊपर नीचे होता है। तो इसका आवृत्ति क्या होगा, n = क्या होता है दोस्तों, n = कितना बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है। कितना देर में हो रहा है, तो 0.4 में हो रहा है। तो इसको कीजिए, इसको 50 हर्ट्ज आ जाएगा, इसको काटने पर क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज इसका आवृत्ति होगा। ऑप्शन डी सही दोस्तों। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं, लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला बार मिलेंगे तो हम लोग 43 तरंग का 43 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना सजेशन कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि उससे हमको सुधार करने की